हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो आइए बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना वेक्टर्स का पार्ट 4। ठीक है बच्चों, आइए। तो लास्ट टाइम हमने अपने डॉट प्रोडक्ट तक पढ़ लिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक तक अच्छे से रिवाइज किया होगा। देखिए, अगर आप लोग बिना प्रीवियस पार्ट देखे डायरेक्ट इस पार्ट पे आ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आने वाली हैं। मतलब कि पूरा ही वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं क्वेश्चन के साथ में। चलिए, जैसे कि मैंने आपको एक टॉपिक सिखा दिया, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और अब मैं यहां पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बुक पेन निकाल के तैयार रहिए। इसके पहले आपको एक चीज मैं बता दूं जो मैंने आपको शायद मे भी अभी तक बताई नहीं है। देखिए, दो ना स्पेशल टाइप के राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, दो स्पेशल टाइप के राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। देखिए, रुकिए, ठीक है। देखिए क्या होता है कि ये वाली साइड का लेंथ होता है 3, इसका लेंथ होता है 4 और इसका लेंथ होता है 5। ठीक है, तो देखना, ये जो एंगल होता है ये होता है 37 डिग्री। ये आपको याद करके लेना है, ये आपको याद करके लेना है कि यहां पर जो एंगल थीटा बनता है, यहां पर जो एंगल थीटा बनता है वो 37 डिग्री के बराबर होता है, और ये होता है आपका 90 डिग्री, और ये आपका होता है किसके बराबर, 53 डिग्री के बराबर। अगर मैं यहाँ पे आपसे अब पूछ लूं कि बताइए यहाँ पे टेन थीटा का मान क्या होगा, तो वो क्या मिल जाएगा आपको, 3/4 मिल जाएगा। मैं यहाँ पे अगर साइन थीटा पूछ लूं तो क्या मिल जाएगा, 3/5 मिल जाएगा। और अगर कॉस थीटा पूछ लूं तो कॉस थीटा मिल जाएगा 4/5। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 4/5 मिल जाएगा। और इसी का मिलता जुलता एक दूसरा ट्राइंगल है जहां पे मैं एंगल किसको लूंगा, जहां पे मैं लेता हूं एंगल 53 डिग्री को। ठीक है, जहां पे मैं लेता हूं एंगल 53 डिग्री को। ये जो मेरा एंगल थीटा है, अब ये मेरा होता है 53 डिग्री। 53 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है मेरी, 4 है, तो ये 4 बनती है। ये 53, ये 90, तो ये एंगल मेरा कितना होगा, 37 डिग्री होगा। तो ये 4 है, तो ये 3 होगा, और ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो ध्यान में रखना, ये जो 3 नंबर है, 53 के सामने वाली साइड 4 और 37 के सामने वाली साइड 3, सेम यहां पर है। 37 के सामने 3 और 53 के सामने 4। ठीक है, ये याद रखना। चलिए, तो आइए अब आपको क्वेश्चन देते हैं। आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलिए। चलिए, यह है आपका वेक्टर ए, यह है आपका वेक्टर बी, और यह है आपका वेक्टर सी। ठीक है, अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड है 4, इसका मैग्नीट्यूड है 3, और इसका मैग्नीट्यूड है 5। ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल है 37 डिग्री, और ये एंगल है 53 डिग्री। तो आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, find the angle between vector B and vector C, and find the angle between
वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। तो देखो मैंने आपको एंगल फाइंड करने का सबसे बेसिक रूल क्या बताया है, टेल टू टेल ज्वाइन कर दो बस, ठीक है। तो आपके लिए एक को मैं सॉल्व किए देता हूं, बाकी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जिसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा घड़ी के टाइम से, ताकि आपका वीडियो भी साथ में चलता रहे, नहीं तो आपको वीडियो पॉज करना पड़ जाएगा। जैसे कि मैं अगर सॉल्व करता हूं, किसको ले लूं, ले लेता हूं मैं पहला वाला। आइए, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये है मेरा वेक्टर ए, इसको मैं आगे लाया, और ये है मेरा वेक्टर बी, इसके टेल को उठा के मैंने किसके टेल पे रखा, ए के टेल पे रखा। तो मुझे एंगल कितना मिल गया यहाँ पर, ये एंगल मेरा हो गया π/2 और 90 डिग्री, ठीक है। हम लोग दो एंगल्स लेते हैं, बट हम लोग कंसिडर किसको करते हैं, छोटे वाले को, जो हम लोग का सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर होगा। तो मैं अभी सिर्फ छोटे वाले को लूंगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मुझे क्या मिल जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा π/2 और 90 डिग्री, ठीक है। चलिए बाकी के दोनों आप लोग खुद से फाइंड कीजिए, मैं यहाँ पे साइड में निकल आया हूं। चाहिए तो मैं आपके लिए टाइमर भी लगा दिए देता हूं, ठीक है। टाइमर होगा आपके लिए 2 मिनट का। चलिए 2 मिनट का टाइमर है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को बच्चों। जल्दी सॉल्व कीजिए बच्चों। मोर 40 seconds टू गो। चलिए बंद कर देता हूं मैं इसको, कोई नहीं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं बी और सी के बीच का एंगल। तो ये है मेरा वेक्टर बी, इसको मैं उठाता हूं, ठीक है। और ये रहा मेरा वेक्टर सी, इसके टेल को किसके टेल पे रखूंगा मैं, वेक्टर बी के टेल पे रखना है इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग कि आप लोगों को ये जो एंगल दिया गया है वेक्टर बी के साइड से, ये एंगल कितना दिया गया है, ये एंगल दिया गया है 53 डिग्री। ध्यान से देखना, मैंने केवल वेक्टर बी को ऊपर रख दिया है, ठीक है, और वेक्टर सी एज इट इज है। तो अगर ये 53 डिग्री है, ये अगर 53 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका बन जाएगा 147 डिग्री। कितना बन जाएगा, 147 डिग्री बन जाएगा। वेट, 147 नहीं, यहां पे ना 60 70, तो यहां पे कितना मिल जाएगा, एंगल बिटवीन बी एंड सी इट इज योर 147 डिग्री। सेम आप लोग किसके साथ में निकाल सकते हो, सी और ए के बीच में निकाल सकते हो। एंगल बिटवीन सी और
एंगल बिटवीन ए। थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, और क्या, थोड़ा फिगर साइड कर लो। हम्म, देखिए यहां पर सी और ए है ना, सी को नीचे ले आया मैं, तो ये जो एंगल मुझे दिया, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेरा वेक्टर सी है, मैं अपना एंगल यहां ले आया हूं, ठीक है, मैं अपना एंगल यहां ले आया हूं, तो उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो ये एंगल मेरा कितना दिया हुआ है, ये एंगल मेरा दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है, कितना दिया हुआ है मेरा, ये 37 डिग्री दिया हुआ है। तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है बच्चों, आइए, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 37 माइनस 180, इट विल कम 143 डिग्री, ठीक है, ये 143 डिग्री होगा। तो वेट, ये 147 नहीं बनेगा, 53 5 2 7 1 कैरी, ये 127 डिग्री बन जाएगा मेरा, कितना बन जाएगा ये 127 डिग्री, और ये मेरा बन जाएगा 143 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन में ना थोड़ा आपको ना यहाँ पे ये लगा होगा कि बहुत सारे बच्चों ने गलती से क्या लिया होगा, 37 डिग्री मान लिया होगा और 53 डिग्री मान लिया होगा अनजाने में, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल यहाँ पे अभी भी क्या है मेरा 90 डिग्री ही है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं थी कुछ भी, बस आपको रूल याद रखना था, आपका कौन सा रूल, टेल टू टेल वाला, ठीक है, कौन सा रूल, टेल टू टेल वाला रूल आपको याद रखना था। आइए फिर बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर जो इसी के जैसा है। अब मैं केस लेता हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल का, किसका लेता हूं मैं, अब मैं केस लेता हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अगर आप पिछले वाले में एक चीज और देखें, तो ये मेरा जो एग्जांपल बन रहा है, ये मेरा एग्जांपल बन रहा है किसका, नल वेक्टर का, किसका बन रहा है, ये नल वेक्टर का एग्जांपल बन रहा है, क्योंकि मैं यहां पे बोल सकता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका रिजल्टेंट 0 बन रहा है, कुछ बन ही तो नहीं रहा इसका रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए इसके ऊपर इक्विलैटरल में, मान लो दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी एंड दिस इज योर वेक्टर सी। तो आपको क्या मालूम होता है, आपको मालूम होता है कि यह आपका क्या है 60 डिग्री है, इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। अगेन मैं सेम क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। अब देखना यहाँ पे एक मजे की बात क्या मालूम है, अगर आपने एक का आंसर बताया तो बाकी दोनों का भी आंसर वही होगा, क्योंकि सारे के सारे का इंटरनल एंगल क्या है यहाँ पर, क्या है 60 डिग्री है। अगर आपको मैं यहाँ पर एक ट्रिक भी बताऊं तो ध्यान से देखना, देखो अगर मैं B और C के बीच में बात कर रहा हूं तो ये एंगल कितना बना, 153 डिग्री बना है। तो B और C के बीच में जो भी एंगल यहाँ पे बना है उसको 180 से माइनस कर दो, उसको 180 से माइनस कर दो तो आपको 127 डिग्री मिल जाता। यहां पर C और A के बीच में जो एंगल बना है 137, तो 180 माइनस 37 कर दो आप लोग, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता 143 डिग्री, वही मुझे वहां भी मिला है। तो वही सेम केस यहीं भी करना है, 60 माइनस 180 कितना मिल जाएगा, अब डायरेक्ट सॉल्व करना है, 60 माइनस 180 कितना मिल जाएगा मुझे, 120 डिग्री मिल जाएगा। अब देखो जो दूसरा एंगल मेरा आएगा वो आएगा 240 डिग्री। इसके लिए मैं एक आपके लिए सॉल्व किए देता हूं, मैं लेता हूं वेक्टर ए, ठीक है, ये रहा मेरा वेक्टर ए। अब इसके बाद में क्या उठाऊं, मैं उठा लेता हूं वेक्टर
बी उठा लेता हूं। मैंने क्या उठा लिया, वेक्टर बी उठा लिया। ठीक है, ये रहा मेरा वेक्टर बी। अब ध्यान से देखना मुझे कौन सा एंगल दिया गया है। जो एंगल मुझे दिया गया है, अगर मैं वेक्टर ए को उठा के यहां रखूं, देखो ये फिगर बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने वेक्टर ए को उठा के कहां रख दिया, वेक्टर ए को उठा के मैंने यहां पे रख दिया है। ठीक है, तो ये पीछे वाला एंगल मेरा क्या बन जाएगा, ये एंगल मेरा होगा 60 डिग्री का। तो ये एंगल मेरा कितना बन जाएगा, 120 डिग्री बन जाएगा। ये 120 डिग्री है, तो बाहर वाला एंगल मेरा कितना होगा, ये मेरा होगा 240 डिग्री। और यही सेम केस सब में अप्लाई होगा। ठीक है, यही सेम चीज सब में अप्लाई होगा। तो ये मेरा बन जाएगा 120 डिग्री, ऑल्सो 240 डिग्री, 120 डिग्री एंड 240 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से टॉपिक्स को रिवाइज करना है ताकि आप लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सके। बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, अभी देखना, अभी इसके बाद में जब हम लोगों का वेक्टर्स खत्म होगा, वेक्टर्स में भी अप्रोक्सीमेटली और 7 से 8 दिन लेगा आपका। ठीक है, वेक्टर्स खत्म होने के बाद में हम लोग जाने वाले हैं लॉग पर। लॉग के बाद में हम लोग जाएंगे डिफरेंशिएशन पर। वो भी डिफरेंशिएशन बेसिक वाला नहीं, एकदम अच्छा वाला, जहां पे हम लोग फंक्शंस के बारे में अच्छे से सीखेंगे। और डिफरेंशिएशन के बाद जो आपका आएगा वो आपका आएगा इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन जो आप लोग क्लास 12th में देखने वाले हो तो देखोगे। ठीक है, बट इंटीग्रेशन जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, उसके अंदर अगर इंटीग्रेशन, अगर जो क्वेश्चन है वो आपका ऑड है वो, तो उसके लिए आंसर क्या होगा, इवन है तो क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से रखना कि यहाँ पे हम लोग फंक्शंस के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर कहीं जाके जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो कहीं आपका स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स। क्या स्टार्ट होगा, काइनेमेटिक्स। और डरना मत, वेक्टर्स में इस साल जेई के जो पीवाईक्यूज हैं, मैं सारे के सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे लूंगा। सारे के सारे पीवाईक्यूज जितने जेई में अब तक पूछे गए हैं वेक्टर्स को लेकर, और आप देखना कि सारे के सारे पीवाईक्यूज अपने ही नोट्स में से मिलेंगे आपको। कंसेप्ट एक का भी बाहर नहीं गया होगा। ठीक है, आइए तो आप सब लोग इसको फटाफट लिख के लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर सकूं। फटाफट लिखिए। हो गया, आइए तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अपना अगला टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या है, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो, अब इस टॉपिक से हम लोग क्या सीखेंगे मालूम है, इस टॉपिक से हम लोग यूनिट वेक्टर निकालना सीखेंगे एंगल के फॉर्म में। देखो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिया हो एक्स वाई जेड, तो आप लोग यूनिट वेक्टर आराम से निकाल लोगे, क्योंकि जो वेक्टर आर है वो इक्वेशन क्या बनाएगा आपका, वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर आप लोग उसका मैग्नीट्यूड लोगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जब यूनिट वेक्टर पूछूंगा तो आप लोग वेक्टर आर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। अभी इतना सब पॉसिबल है कब, जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो। अब मान लो इनकेस आपके पास कोऑर्डिनेट ना हो, सिर्फ एंगल के बारे में वो भी हल्की फुल्की जानकारी दी हो, एक क्वेश्चन मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा उसके ऊपर एकदम मस्त, एकदम बढ़िया वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखना कि हम लोग अभी एंगल में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। आइए देखिए यहां पर, तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस है, एक्स वाई ठीक है, कितने कोऑर्डिनेट्स मेरे पास, एक्स वाई और जेड। दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई एंड दिस इज माई जेड। लेट्स सपोज कि मैंने यहां पर एक वेक्टर लिया, मैंने यहां पर एक वेक्टर लिया, ठीक है, जिसका
जो पॉइंट P पे है जिसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, अब देखना ये एंगल x एक्सिस के साथ में बना रहा है अल्फा, y एक्सिस के साथ में ये एंगल बना रहा है बीटा, और z एक्सिस के साथ में ये एंगल बना रहा है गामा। क्या बना रहा है ये? गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब देखना यहां पर, अब यहां पे जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चों को रहेगा कि सर क्या अल्फा प्लस बीटा को मैं π/2 ले सकता हूं? क्या ये 90 डिग्री के होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये 3D प्लेन में है। जैसे कि लेट सपोज मैं आपको अगर दिखाता हूं, वेट, मैं आपको अगर ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो लेट सपोज ये आपके सामने क्यूब है, ठीक है, वही 3D कोऑर्डिनेट जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या लिया था, एक अपना क्यूबॉइड लिया था। ठीक है, तो देखो यहां पर मान लो यहां से यहां तक मैंने एक वेक्टर लिया ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से लिया मैंने, ठीक है, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x कॉमा वाई कॉमा जेड, कुछ तो होंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, ये मेरा सेंटर में से निकला है एकदम, ये मेरा सेंटर में से निकला है, तो ये मेरा अल्फा होगा, ये मेरा बीटा होगा, और ये मेरा गामा होगा। गामा आप लोग चाहे तो ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी ले सकते हो। ये आपका क्या होगा? गामा होगा। इमेजिन करना कि ये आपका कैसा है, ये आपका 3D प्लेन में है। किसमें? ये आपका 3D प्लेन में है। ओके, तो लेट्स गो, चलते हैं आगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, रुकिए, चलिए, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखो, डायरेक्शन कोसाइन में एक और चीज होता है कि आप लोग यहाँ पे ये भी मिसकंसेप्शन मत बना लेना, क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी पाई के बराबर होता है? ये ना अल्फा प्लस बीटा ना तो π/2 के बराबर होता है, ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई के बराबर होता है। तो ये ध्यान में रखना एकदम, कहीं इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत पैदा कर लेना। ठीक है, अब आइए, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे मुझे डायरेक्शन कोसाइंस में 3 टर्म पढ़ने को मिलेंगे। एक तो होगा कॉस अल्फा, दूसरा होगा कॉस बीटा, तीसरा होगा कॉस गामा। कॉस अल्फा क्या है? कॉस अल्फा क्या है? डायरेक्शन कोसाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। कॉस बीटा क्या है? डायरेक्शन कोसाइन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। और कॉस गामा क्या है? डायरेक्शन कोसाइन विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। ओके बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आइए लिख के लेते हैं। ये क्या है मेरा? डायरेक्शन कोसाइन with respect to x axis। डायरेक्शन कोसाइन with respect to y axis। फिर क्या है मेरा? डायरेक्शन कोसाइन with respect to z एक्सिस। ठीक है, तो बस अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनके टर्म में हमें कुछ फाइंड करना है, और हम लोग फाइंड कर भी लेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। चाहिए तो लिख के ले लो, 2 मिनट देता हूं मैं आपको। ठीक है, चलो, हो गया? आइए तो बढ़ते हैं आगे। चलिए,
अब ध्यान से देखना, जो अपना प्रूफ है ना वो ध्यान से देखना। यहां पे अल्फा क्या है मेरा, अल्फा है मेरा एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन एन वेक्टर आर एंड एक्स एक्सिस। बीटा क्या है मेरा, एक्स एक्सिस बोलो या फिर उसके यूनिट वेक्टर के अलोंग बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बिटवीन अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड आई कैप, ये भी बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगा। एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड जे कैप। और गामा क्या है मेरा, एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड के कैप। अब देखो यहां पर अगर मैं यहां पे वेक्टर आर के इक्वेशन की बात करता हूं क्या मिल जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा मुझे, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा मुझे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक एक से अपना कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, सबसे पहले लेंगे अपना कॉस अल्फा वाला टर्म। आइए देखिए, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर आर और आई कैप के बीच में क्या लूंगा, डॉट प्रोडक्ट लूंगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा वेक्टर आर इंटू मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस अल्फा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, जो मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने वाला हूं, देखो वेक्टर आर डॉट आई कैप, वेक्टर आर की वैल्यू क्या है मेरी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू आई कैप। मैंने आपको क्या बताया था कि आई कैप का मल्टीप्लीकेशन आई कैप के साथ में होगा। जब आई कैप है और जे कैप नहीं है तो वहां पे क्या होगा, जे कैप क्या होगा, जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, मतलब उनका जो कोएफिशिएंट है वो क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। तो यहाँ पे केवल आई का आई से मल्टीप्लीकेशन होगा और इसका कोएफिशिएंट क्या है, वो क्या है मेरा, वन है। वाई जे का जैसे होगा और जेड का जेड से होगा। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा क्या बचेगा, x इंटू वन इंटू आई कैप, मतलब सिर्फ यहाँ मेरा बच जाएगा x। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, x मिलेगा। ध्यान से देख लो इसको, ये मैं केवल एक बार करने वाला हूं कि अगर मैं r डॉट आई करता हूं तो x यहाँ पे क्या मिलेगा, x मिलेगा। अगर मैं r डॉट वाई करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या, r डॉट जे करता हूं तो क्या मिलेगा, y मिलेगा। r डॉट k करता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, z मिलेगा। तो यहाँ पे x मिल जाएगा। वेक्टर r का मैग्नीट्यूड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वन है और ये क्या है मेरा कॉस अल्फा है। यहां से बच्चों कॉस अल्फा क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलो अब मुझे भगवान की दया से कॉस अल्फा मिल गया। बस अब फटाफट बच्चों में कॉस बीटा भी निकाल लेता हूं इसी प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से मैं क्या करता हूं, कॉस बीटा भी यहीं पे निपटा देता हूं। आइए कॉस बीटा क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस बीटा क्या मिल जाएगा मुझे, वेक्टर आर डॉट जे कैप। ठीक है, देखो बीटा क्या था मेरा, बीटा था मेरा एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड जे कैप। तो यहां पर मुझे क्या, यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे, देखो वेक्टर आर डॉट जे कैप क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ आर इंटू जे कैप का मॉड इंटू कॉस बीटा। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सॉल्व करने पे y मिलेगा, क्योंकि x तो जीरो होगा, x का कोएफिशिएंट तो i का कोएफिशिएंट जीरो है, k का कोएफिशिएंट भी जीरो है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ j कैप है। तो यहां पे y मिल जाएगा, यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे,
रूट ऑफ, वेट जरा, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसा मुझको लगा शायद सिस्टम बंद हो गया, इसके लिए आइए, 1 डॉट कॉस बीटा। तो यहां पे कॉस बीटा क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस बीटा मिल जाएगा मुझे y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस अल्फा निकाल लिया हूं, कॉस बीटा निकाल लिया हूं, तो सिमिलरली मैं कॉस गामा भी तो निकाल सकता हूं। सिमिलरली मैं कॉस गामा भी तो निकाल सकता हूं। अल्फा का क्या है, कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा क्या मिला है, y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर मैं निकालना चाहूं आगे की बातें तो क्या मिल सकती है मुझे, देखो कॉस अल्फा क्या मिल गया मुझे, कॉस अल्फा मिल गया है एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा क्या मिल गया है मुझे, y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मुझे गामा निकालना है तो क्या करना होगा, अगर मुझे गामा निकालना है तो आर वेक्टर डॉट के कैप करना होगा। फाइंड कर लेते हैं एक बार और क्या जाता है। आइए थोड़ा ना इसको यहाँ पे फाइंड करते हैं ताकि तीनों फॉर्मूलाज में साथ में लिख दो। चलिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर इंटू के कैप का मॉड इंटू कॉस गामा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर ये मेरा बन जाएगा z, ये बन जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1 इंटू कॉस गामा। ठीक है, तो यहां पे कॉस गामा क्या मिल जाएगा, z अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चमका एकदम, बस अब इसके साथ लाके रख दो यहां पर। कॉस गामा क्या मिल गया, z अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही चीजें जो हम लोग मान के चल रहे थे वही हमको अंत में क्या हुआ, फॉर्मूला के रूप में मिल गया। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा आपको अच्छे से याद करना है। कॉस अल्फा क्या है, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा क्या है, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस गामा क्या है, ऊपर रख दो z अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो, अब कमाल की बात यहां पर यह है कि हमको एक नया इक्वेशन मिलने वाला है यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। हमको एक नया इक्वेशन मिलने वाला है यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। चलिए, तो इक्वेशन क्या होगा, आइए देखिए। देखिए, अगर मैं यहां पे लिखता हूं वेक्टर आर, ठीक है, वेक्टर आर, इसके पास क्या होता है, मॉड ऑफ आर इंटू आर कैप। ओके, तो यहां पे आर कैप क्या मिल जाएगा मुझे, ये मुझे मिल जाएगा मॉड ऑफ आर, सॉरी वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर। तो वेक्टर आर क्या है मेरा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैं अगर बेस सेपरेट करता हूं, अब देखना बड़े कमाल की चीज मिलने वाली है बच्चों। देखना यहां पे क्या मिल जाएगा, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आई कैप प्लस, अब y के साथ में बेस सेपरेट कर दो, तो y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप।
अगेन अब z के साथ में बेस शेयर कर दो इसका, z अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। और अभी ध्यान दिया आपने और आंखों से खोल के देखा आपने कि ये तो मेरा कॉस अल्फा है, कि ये तो मेरा कॉस अल्फा है, ये मेरा कॉस बीटा है, और ये मेरा कॉस गामा है। ठीक है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो कुछ नहीं, बाल को रिप्लेस कर दो इन सबको, इससे क्या मिल जाएगा, आर कैप इक्वल्स टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, कॉस गामा के कैप। तो ये मुझे मिल गया नेट फाइनल इक्वेशन कि अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स न दिए हो, अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स न दिए हो, सिर्फ एंगल के टर्म्स में अगर बात करना चाहे तो वो कर सकता है। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड एक्स एक्सिस, या फिर बोल सकते हो कि उसके यूनिट वेक्टर के साथ में। ठीक है, उसके यूनिट वेक्टर के साथ में। फिर उसके बाद में बीटा क्या है मेरा, एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वाई एक्सिस और जे कैप। उसी प्रकार गामा क्या है मेरा, एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड जेड एक्सिस और के कैप। बस ये इक्वेशन उठाओ और ऊपर यहां पर कॉपी पेस्ट कर दो, बस ये आपका नेट और फाइनल इक्वेशन मिल गया है। फटाफट लिख के उतारो इसको, फटाफट लिख के ले लो फटाफट। ठीक है, देखो सारा का सारा प्रूफ बहुत सिंपल था, हमने अच्छे से किया। लिख के ले लो इसको फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है तो भूलना मत, स्टार मार्क किया हुआ हूं, बहुत जगह काम आएगा। देखो वेक्टर्स का सबसे ज्यादा यूज मालूम है कहां मिलने वाला है आपको, ऑप्टिक्स में भी मिलेगा। जब हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, तो उसका सबसे ज्यादा यूज आपको ऑप्टिक्स में मिलेगा देखने के लिए। क्योंकि वेक्टर्स अगर आपको आता है तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत सिंपल बन जाएंगे, और अगर नहीं आता है तो आपको लंबा लंबा न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए, अभी हमको क्या मिल गया था, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा मिल गया था। बट अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, मुझे एक आइडेंटिटी बनानी है। ठीक है, मुझे एक आइडेंटिटी बनानी है कि क्या होगा। देखो तो क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब यहां पर मुझे चाहिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मेरे पास कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसका स्क्वायर करने पे क्या होगा, ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और नीचे वाले का रूट निकल जाएगा। तो नीचे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए थोड़ा साइड में करें कि हमको जगह मिलनी चाहिए। चलो प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस स्क्वायर गामा क्या मिल जाएगा, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देख लो एक्स स्क्वायर, बेस कॉमन ले लो ना, बेस कॉमन लेते ऊपर के क्या होंगे,
ऐड हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आंसर इज 1। तो यहां पे मुझे आइडेंटिटी क्या मिल गई, आइडेंटिटी क्या मिल गई मुझे यहां पर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 मुझे मिल गया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, अल्फा बीटा गामा आप लोग भूलना मत कि अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। बीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वाई एक्सिस, और गामा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड जेड एक्सिस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलिए तो ये आप लोगों को याद रखना है, तो इसको भी एक ब्रैकेट में साइड में करके रख देते हैं। चलो अब यहां से ना एक रिलेशन और निकालना है मुझे, अब यहां से मुझे एक रिलेशन और निकालना है, क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, काम करता हूं अगले स्लाइड पे लेता हूं, क्या मिल गया हमको, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ठीक है, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो देखना ये 1 ये 1 और ये 1 क्या बन जाएंगे, ये टोटल बन जाएंगे 3 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब एक काम करो, साइन वाले सारे टर्म वहां भेज दो, एक को यहां पे भेज दो, तो क्या मिल जाएगा मुझे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो ये एक हो गया, तो मुझे फाइनली दो आइडेंटिटीज मिल गई। पहला वाला क्या था मेरा, पहला वाला क्या था मेरा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। तो ये दोनों के दोनों आइडेंटिटीज आपको याद रखने हैं, भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, लिख के ले लो, फटाफट लिख लो। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। आइए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, फाइंड अ वेक्टर आर, फाइंड अ वेक्टर आर विच इज इक्वली इंक्लाइंड, देखो ध्यान से शब्दों पे ध्यान देना, फाइंड अ वेक्टर आर विच इज इक्वली इंक्लाइंड, which is equally inclined with x, y, z एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर r ऐसा है जो x, y, सॉरी जो x, y और z एक्सिस के साथ में सेम एंगल बना रहा है, मतलब अल्फा बीटा और गामा तीनों की तीनों वैल्यू सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसके बाद क्या बोला कि उसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट। चलो कैसे करोगे आप लोग, सोचो सोचो। देखो अभी यहां पे आपको एक इक्वेशन पीछे क्या मिला, कहां गया, ये रहा, आपको आर कैप क्या मिला है, ये मिल गया, ठीक है, आपको आर कैप क्या मिल गया है, ये मिल गया। तो आपको तो सबसे पहले
इन तीनों की वैल्यू लगेगी। इन दोनों की वैल्यू क्यों लगेगी, देख ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि वेक्टर आर विच इज इक्वली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब ही होता है कि वो सेम एंगल फॉर्म कर रहा है किसके साथ में, एक्स और वाई और जेड एक्सिस के साथ में। तो ध्यान से देखना, तो बड़ा बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखना है इसको आप लोग। ठीक है, क्या मिल जाएगा, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि वेक्टर आर मेरा क्या होता है, वेक्टर आर मेरा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर कैप। ध्यान से देखना, अगर मैं थोड़ा इसको और सॉल्व करता हूं, मेरे को एक ऐसा वेक्टर आर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और वो इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के साथ में। मतलब यहां पे अगर एंगल की बात कर रहा है तो मुझे मालूम है कि आर कैप मेरा क्या आएगा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ये आएगा। अब तो मुझे कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू लगेगी, तो वो वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो ध्यान से देखना। अभी हमने एक इक्वेशन देखा, कौन सा इक्वेशन देखा, वो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब यहां पे क्या बोल दिया है कि आर इक्वली इंक्लाइंड, तो मैं यहां पे क्या ले सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ना लेट, मैं यहां पे बोल सकता हूं लेट अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा एक अलग ही क्वांटिटी के बराबर है थीटा, कि तीनों अगर इक्वल है तो मान लो कि ये तीनों किसके हैं बराबर, थीटा के बराबर है। ठीक है, तीनों किसके बराबर है, तीनों थीटा के बराबर है। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अगेन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे, यहां मुझे मिल जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज कम 1/3। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अब कोई √1/3 मत बोलना, प्लस अपॉन प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। तो ये मुझे मिल गया कॉस थीटा का मान। अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा आर इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि यहां पे ये तीनों किसके बराबर होंगे, कॉस थीटा के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये तो मुझे मिल गया कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। जब ये तीनों बराबर हैं तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। तो एक काम करते हैं, मुझे वेक्टर आर के दो आंसर मिलेंगे, एक जिसमें वो प्लस होगा आर कैप और एक में क्या होगा, आर कैप मेरा माइनस में होगा। तो लिख लेते हैं यहां पर 10, 1/√3 कॉमन निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा, √3। ठीक है, √3 कॉमन निकाल लूंगा। तो देखो ना यहाँ पे मैं अगर इसका टर्म लिखना चाहूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सबको। यहां पे लिख दूंगा मैं 1/√3 आई कैप, ये मेरा बन जाएगा 1/√3 जे कैप, ये मेरा बन जाएगा 1/√3 ए कैप। ठीक है, तो यहां पे मुझे फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, √3 सबका कॉमन निकाल लूंगा तो प्लस माइनस 10/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये है वो वेक्टर, क्या है, ये है वो वेक्टर। अब इसको आप लोग चाहे तो दो इक्वेशन में तोड़ सकते हो, एक में जहां पे ये पॉजिटिव होगा क्या होगा, 10/√3 क्या मिल जाएगा, 10/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 10/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और दूसरा जो वेक्टर होगा वो क्या मिल जाएगा, -10/√3 अगेन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसमें क्या होगा, इसमें केवल डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसमें क्या होगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट होगा। जैसे कि मैं अगर इसका फिगर बनाना चाहूं तो फिगर कैसे बना सकता हूं मैं, लेट सपोज थोड़ा इसको शिफ्ट कर दोगे फिगर ड्रॉ करने के लिए, चलो इसको यहां पे कर देता हूं, देखना
ठीक है, देखना, मान लो कि ये है मेरा वेक्टर r, ठीक है, ये है मेरा वेक्टर r, ठीक है। तो देखो यहां पर अब जो मेरा माइनस r होगा, ये क्या है, प्लस r है, तो जो माइनस r होगा ना, वो बिल्कुल इसके अपोजिट में होगा। वो क्या होगा, वो बिल्कुल इसके अपोजिट में होगा। क्या होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट में डायरेक्टेड होगा। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सवाल था, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि आपको सवाल अच्छे से समझा होगा, नोट डाउन करना, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। आइए देखिए, जैसे हमने आर कैप लिखना सीखा, हमने क्या किया, हमने आर कैप लिखना सीखा कब, 3 कोऑर्डिनेट वाले में। क्या लिखा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। अब यही सेम चीज हम लोग किस में लिखेंगे, यही सेम चीज हम लोग लिखने वाले हैं एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, मान लो कि ये वेक्टर आर है, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर आर है, ये एंगल थीटा बना रहा है, और तुमने इसके सामने वाले साइड में मान लो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया या फिर एक परपेंडिकुलर बनाया, ये y है और ये x है। तो यहां पे तुम लोगों को वेक्टर r क्या मिल जाएगा, वेक्टर r मिल जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। मॉड ऑफ वेक्टर r क्या मिल जाएगा तुम लोगों को, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार जेड कहां से आ गया, जेड नहीं आएगा, झूठा ही आएगा जेड, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर, अब अगर मैं आर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मैं अगर यहां पे आर कैप लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, सेम बेस सेपरेट करने पर आर अपॉन रूट ऑफ, मतलब एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। तो आप सबको पता है ये अपॉन ये मेरा बन जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई अपॉन दिस, ये मेरा बन जाएगा साइन थीटा जे कैप। और ये मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, आर कॉमन लिया था, मैग्नीट्यूड वाला आर कॉमन लिया था ना वहां पर। रुको मेरी स्लाइड रहेगी, स्लाइड में रहेगी, 66 वाला स्लाइड चालू है, कहीं ना कहीं तो वो ऊपर रहेगा ही। रुको दिखाता हूं मैं, ये सेम इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, कहां गया, ये रहा, देखो देखो सेम आर क्या था मेरा, एक्स कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स की वैल्यू क्या मिली थी, आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू क्या मिली थी, आर साइन थीटा। आर कॉमन लिया था तो ये क्या था मेरा, डायरेक्शन था आर कैप, बस वही तो वापस निकाला है हमने, बट अभी दूसरे फॉर्म में निकाला है, बट अभी हमने क्या किया है, दूसरे फॉर्म में निकाला, ठीक है। अभी किस फॉर्म में निकाला है हमने, दूसरे फॉर्म में निकाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग इसको इसमें, मतलब कि अगर आप लोग सीधा ऐसा करना चाहते हो तो कॉस के कंपोनेंट में भी निकाल सकते हो। देखो मुझको क्या मिल गया था, यहाँ पे आर कैप ही लिखता हूं मैं, अगर ये कॉस थीटा आई कैप है, ठीक है, अभी कॉस के टर्म में रखते हैं, तो ये एंगल मुझे कितना मिल जाएगा, 90 माइनस थीटा मिल जाएगा।
अब ये वेक्टर आर के लिए यहां पे कौन सा कंपोनेंट होगा, अगर मैं 90 माइनस थीटा को देखूं, सेम क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा मिल जाएगा। यहां पे क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जे कैप। ठीक है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जे कैप मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसको अल्फा बोलता हूं, थीटा मतलब मान लो कि एंगल बिटवीन एक्स एंड वेक्टर आर, एंड 90 माइनस थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये कॉस अल्फा बन जाता, ये कॉस बीटा बन जाता। जेड एक्सिस नहीं है इसलिए कॉस गामा वाला टर्म ही नहीं है आया है मेरा। देखो थीटा क्या है मेरा, थीटा मेरा है एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, और 90 माइनस थीटा क्या है मेरा, एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या बन जाता, कॉस थीटा आई कैप प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जे कैप। इसको अल्फा समझो, इसको बीटा समझो, सेम इस इक्वेशन जैसा। ठीक है, क्योंकि अब इसमें जेड तो नहीं है इसलिए के वाला मैं लिखने वाला नहीं हूं, तो बीटा की जगह पे क्या रखा, 90 माइनस थीटा, और यहां पे रख दिया मैंने थीटा। तो ये मेरा बन जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा जे कैप। आप लोग किसी भी रूप में निकाल सकते हो, बस आपको एक चीज करना है, क्या, फॉर्मूला याद रहे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ इसको आपको याद रखना है। एक ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। कहां गया, कौन सा वाला, ये 3 एक्सिस वाला, क्या, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप। ठीक है, कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, मिल गया आपको। ठीक है, कॉस गामा के कैप। चलिए, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं है, ये दोनों आपको याद रखने। फटाफट लिख लो, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, लिख लो फटाफट। ठीक है बच्चों, चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ क्वेश्चन लिखते हैं। देयर इज अ particle mass, there is a particle of mass m equals to 2 kg। ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल है मास के रूप में जिसका मास m है 2 kg का। लेट सपोज कि ये वही मास है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। इसका वेट कितना है, इसका वेट है 2 kg का। ठीक है, और यहां पर क्या बोला गया है, ये जो वेक्टर मतलब जो फोर्स F है ये क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। ये क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड विद x, एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हम सबको न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद है, कि जिसका एक रिजल्ट ये था F इक्वल्स टू एम ए वेक्टर। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एक्सलरेशन वेक्टर, कि एक्सलरेशन वेक्टर क्या है। तो ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो सोचिए ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सोचिए सोचिए सोचिए, दिया आपको 2 मिनट का टाइम, सोचो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर रिटर्न आओ। चलो, तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। चलो देखो, फोर्स क्या होता है मेरा, F इक्वल्स टू एम ए वेक्टर।
बट मुझे सबसे पहले फोर्स का वेक्टर तो पता हो कि फोर्स का इक्वेशन क्या है। फोर्स का जो इक्वेशन मिलता है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, वो क्या है, जिसको मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाएगा। पहले ये तो मिले, तो कुछ नहीं करना है। वेक्टर एफ मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है इसका मैग्नीट्यूड इंटू कैप। तो अभी आप सबको मालूम पड़ा है कि इक्वली इंक्लाइंड होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा तो कॉस थीटा मेरा क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√3 आएगा। तो मेरे को यहाँ पे एफ कैप इसकी वजह से क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो मैं यहां पे रख सकता हूं, और इसका मैग्नीट्यूड किसका, फोर्स एफ का कितना दिया गया है, 10 न्यूटन दिया गया, तो ये 10 होगा। तो देखो यहां पर कितना मिल जाएगा, 10/√3। ठीक है, प्लस माइनस 10/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप वेक्टर एफ। ठीक है, वेक्टर एफ मिल गया। तो यहां पर एक्सेलरेशन किसके बराबर है मेरा, यहां पर मेरा एक्सेलरेशन किसके बराबर है, वेक्टर एफ अपॉन एम। तो क्या होगा, 10/2 5 होगा, तो क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 5/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मुझे मिल जाएगा मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या किया मैंने, इक्वली इंक्लाइंड बोल दिया, तो तुम मुझको क्या मालूम था, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू थीटा होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 3 बार जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/3, रूट लूंगा तो क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। बस मुझे एफ कैप मिल गया, आई कैप जे कैप के कैप लगाना था। ठीक है, चलो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड 10 तो दिया हुआ ही था, √3 कॉमन निकाला, रख दिया। एक्सेलरेशन वेक्टर मेरा क्या होता है, वेक्टर एफ अपॉन वेक्टर, सॉरी वेक्टर एफ अपॉन एम। एम कितना है मेरा, 2 kg है, 10 से भाग जाएगा कितना बच जाएगा, 5। तो मिल गया मेरे को मेरा आंसर, लिख के ले लो फटाफट। चलो समझ गया, कुछ मुश्किल काम नहीं था, सब सिंपल था। ठीक है बच्चों, चलो फिर तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके बच्चों।